सपोज एक आदमी घर पे है, उसको पुलिस उठा के ले गई, तो फिर क्या करें? जीत हमेशा लीगल चीज़ों में, कानूनी चीज़ों में उसकी नहीं होगी जो सही है। सत्यमेव जयते कहने में, बोलने सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। आपने मर्डर भी किया हो, बट अगर आपका वकील अच्छा है तो आप निकल जाओगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। Possible? हाँ जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जो सिविलियन कोर्ट होता है वो किस तरीके से बायस्ड होता है? जैसे पुलिस है, हाँ। ये बहुत लोगों पे फॉल्स केसेस बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वकील है, उसके पास कोई आया अपना केस लेके, तो क्या एक वकील को पहले इंटरेक्शन में पता चल जाता है यार ये बंदा गिल्टी है या नहीं है? लीगल एथिक्स ये है कि अगर कोई भी मर्डरर है, रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, वो आपके पास आया तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ लॉयर। मुझे एक चीज़ बताइए, अतुल सुभाष केस पे ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ पे ही एलिगेशंस थे, एक जज पे भी थे। करेक्ट। बट जब बैंगलोर में एफआईआर दर्ज की गई, जज का नाम नहीं था एफआईआर में। इट इज़ नॉट ईजी, जजेस के खिलाफ एक्शन लेना आसान थोड़ी है। सर, अग्निवीर को लेके आपकी क्या सोच है? इंडिया में हर एक व्यक्ति को 21 साल की उम्र के बाद शादी करने का मेल को अधिकार है। अग्निवीर नहीं कर सकते शादी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे हम बात करेंगे लॉ को लेकर के। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन आर्मी में लॉ का इस्तेमाल होता है, इंडियन आर्मी के कानून क्या होता है। हम बात करेंगे कि हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। जो क्या होता है, अक्सर हम लोग कानून से डरते हैं, जबकि कानून डरने के लिए नहीं बनाए गए, हमारे इस्तेमाल के लिए बनाए गए। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। और इन सब चीज़ के बारे में हमको बताएंगे मेजर कविश सर। पहले तो थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली के लिए आपने टाइम निकाला। और आप सबको बताना चाहूँगा, सर दिल्ली से स्पेशली फ्लाई किए हैं मुंबई। उन्होंने बोला आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट शांति। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत कैसे हुई? ओके, सो आई एम अ दिल्ली किड। दिल्ली में आई वेंट टू सेंट कोलंबस स्कूल। ये स्कूल ज़्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसमें शाहरुख खान निकले हैं स्कूल से। अरे वाह। और दीपक चोपड़ा एंड फ्यू अदर सेलिब्रिटीज़, नाम बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट है। देन आई हैड द प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, फ्रॉम विच ऑल्सो लॉट ऑफ सेलिब्रिटी लॉयर्स एंड जजेस हैव कम आउट। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये उस कॉलेज से हैं। इंडिया के कम से कम 7-8 चीफ जस्टिसेस रह चुके हैं इस कॉलेज से। वेरी प्रोमिनेंट लॉयर्स लाइक MC चागला, AG नूरानी, बहुत prominent lawyers and jurists have passed out from this college. So after I finished my college, I was preparing for judicial services because we have a few judges in our family. तो वो हम ट्रेंड भी था उस समय और भेड़ चाल भी कह सकते हैं, या मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था। सो आई हैड क्लियर्ड हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम। लेकिन सरकारी नौकरियों में पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर 3-4 महीने बाद मेंस होता है, फिर 3-4 महीने बाद इंटरव्यू होता है, और उसके 3-4 महीने बाद आपका सिलेक्शन, मतलब ज्वाइनिंग डेट होती है। सो इट इज़ अ होल 1 year प्रोसेस। सो आई हैड क्लियर्ड हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जाम। आई हैड अ गुड रैंक इन दैट। ऑल्सो एक्सीडेंटली आई हैड क्लियर्ड हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, जबकि उसके लिए मैं तैयारी नहीं कर रहा था HPSC के लिए। बट इन दोनों का प्रिलिमिनरी क्लियर हो रखा था। उसके बाद आई हैपेंड टू अपीयर फॉर द आर्मी JAG एग्जाम एंड आई वाज, it so happened that I cleared that exam, fortunately or unfortunately. I cleared the JAG exam of the army, so that is how I got commissioned. पहले मैं फिर आर्मी, जैसे ही हमने 49 वीक्स की OTA चेन्नई में बेसिक मिलिट्री इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है, या बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली इन्फेंट्री में जो भी एक ऑफिसर को जानने की ज़रूरत है वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद आई वेंट टू 5 जाट, मतलब 5th बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। फिर वहाँ पे मैंने 1.5 साल 72 वीक्स आई सर्व देयर, sorry 78 weeks I served there, and then उसके बाद I came to the legal department of the army, which is known as the JAGS department, Judge Advocate General's department. सर एक चीज़ बताइए, जब हम आर्मी के कोर्ट की बात करते हैं ना, तो हम सबके एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं शौर्य फिल्म का वो सीन याद आ जाता है। Correct. क्या होता है ऐसा?
देखिए ऑब्वियसली वो मूवी है तो वो मूवी की तरह बनाई गई है, जिसमें मिर्च मसाला है, ड्रामा है, विच इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी। उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल, जो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल कोर्ट मार्शल में आ जाएंगे, जैसे मैंने बहुत कोर्ट मार्शल चलाए हैं, आई हैव बीन अ जज एडवोकेट इन मैनी कोर्ट मार्शल्स, आई हैव represented the prosecution in court martials, I have represented the defense in court martials. अगर आप एक actual court martial में चले जाएंगे, see court martial is an open court as per section 80A, sorry, as per Army rule 80A, all court martials are open to public. अगर मान लीजिए मुंबई में अभी कोई कोर्ट मार्शल चल रहा है, आप उसमें जाके बैठ सकते हैं, यू आर एंटाइटल्ड, आपका हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता उसमें। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जिसमें देश के सीक्रेट्स डिस्कस हो रहे हैं या कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी वाला ट्रायल है, तो उसमें आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्ट मार्शल है, इनडिसिप्लिन का केस है या ऐसा कुछ है, तो यू कैन एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन गो एंड सिट देयर एंड एनीवन कैन गो एंड सिट देयर। तो अगर आप कभी जाके देखें, इतने बोरिंग होते हैं, यू कैन फॉल अस्लीप। ओके, देयर हैव बीन केसेस, अब कोर्ट मार्शल में 5 हैं मेंबर्स जो काइंड ऑफ जजेस हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 4 और ऑफिसर्स। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो मेन ऑफिसर हैं एंड वो जो मोस्टली ही इज़ रनिंग द शो एंड अलॉन्ग विद हिम द जज एडवोकेट, मोस्टली जज एडवोकेट इज रनिंग द शो एंड विद हिम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लेकिन ये जो 4 और ऑफिसर्स हैं, इनको ना कोई ज़्यादा मतलब होता है, एक्चुअली देयर इज़ नॉट मच टू पार्टिसिपेट ऑल द टाइम। कई बार इनको नींद आ जाती है एक्चुअली, और इट इज़ ऑब्वियस। सी आप एक समझने की कोशिश करिए कि जो वो आदमी जो ऑफिसर उस कोर्ट मार्शल में बैठा है, मान लीजिए वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो कर्नल हो सकते हैं, ब्रिगेडियर हो सकते हैं, मेजर जनरल हो सकते हैं, मेजर हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं। लेटर से आप एक कर्नल हैं और आप उस कोर्ट मार्शल के एक मेंबर हैं, तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं हो। अब वो वहाँ से विटनेस कुछ एक स्टोरी बता रहा है जो कि इन सब ने पहले 10 बार सुन चुकी है, क्योंकि और विटनेसेस भी वही लगभग स्टोरी सुना के गए हैं। और ये जो ऑफिसर हैं, इनको लेटर से कर्नल राकेश फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू ऑल कर्नल राकेशेस, इसमें कोई अच्छी है बुरी बात नहीं, राकेश इज़ अ वेरी कॉमन नेम। तो मान लीजिए भी कोई कर्नल राकेश साहब हैं, वो अपनी यूनिट का भी काम कर रहे हैं। लेट अस से ही इज़ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ सम इन्फेंट्री यूनिट और आर्टिलरी यूनिट और आर्मर्ड कोर यूनिट, और ही इज़ द डिप्टी कमांडेंट ऑफ सम ब्रिगेड, सॉरी डिप्टी कमांडर ऑफ सम ब्रिगेड। ये जो कोर्ट मार्शल है, ये उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अब वो दिन भर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक कोर्ट मार्शल में बैठे हुए हैं। अब उसके बाद जाके रात को अपना नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, फॉर विच ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब वो लेट रात तक वो काम कर रहे हैं, सुबह से इस कोर्ट मार्शल में आ गए, ही इज़ डूइंग डबल ड्यूटी। ऑब्वियसली ही स्लीप डिप्राइव्ड, तो उनको यहाँ पे नींद आएगी, और वो कार्रवाई इतनी बोरिंग चल रही है, इट इज़ ऑब्वियस यू कैन फॉल असलीप। बट कई बार थोड़ा हो जाता है, देर आर इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑल्सो व्हेन देर आर मर्डर केसेस इन कोर्ट मार्शल्स, there are cases of unnatural offenses, there can be cases of sodomy, rape, molestation, misbehaving with ladies, जो कि कम होते हैं because हमारी बट प्रेस कवरेज होता है इनका? नहीं, प्रेस कवरेज नहीं प्रेस होती है, कवरेज इज नॉट अलाउड? no, it is very much allowed. हाँ. As I said, section 80, sorry, Army Rule 80A के तहत the court martial is a public court. See, all courts in India, right from the basic डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द लोएस्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, आर ऑल पब्लिक कोर्ट्स। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वॉक इन टू एनी कोर्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, ऑब्वियसली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो आप ऐसी बड़ी अदालतों में जा रहे हैं, यू नीड टू टेक अ पास। जो कुछ कॉमन सी सेंसिबल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो आप लेंगे ही, यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो, बट एनी वन कैन वॉक इन टू एनी कोर्ट इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल। तो प्रेस कवरेज लेकिन इसमें होती नहीं है, मे बी प्रेस वालों को या तो पता नहीं होती ये बात कि हम वहाँ पर जा सकते हैं, या एक्चुअली कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक में आ नहीं पाती हैं, विच शुड कम आउट एक्चुअली। क्योंकि इसमें कई बार ये होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अक्यूज पर्सन्स जो हैं उनको किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती। जैसे मान लीजिए कि कोई केस है, एक कोई बंदा है, रहने वाला है चेन्नई का, उसका कोर्ट मार्शल चल रहा है लेटर से कारगिल में। अब उसको कारगिल में कोई वकील नहीं मिल पाएगा। आप अगर मान लीजिए आप मुंबई के रहने वाले हैं और आप कोई नॉर्थ ईस्ट के रिमोट, अरुणाचल प्रदेश के कोई रिमोट एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपको एक वकील की ज़रूरत है। हाउ विल यू गेट अ लॉयर? आपके पास मोबाइल का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, मोबाइल जब्त कर लिया गया है, या मोबाइल या नेटवर्क नहीं आता आधे टाइम, ठीक है। यू डोंट नो एनी लॉयर ओवर देयर, यू डोंट नो देयर लोकल लैंग्वेज, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द कैंपस। आप कहाँ से वकील अपने लेके आएंगे? आप क्या करेंगे? गूगल में इंटरनेट सर्च करेंगे, उसमें अब कौन सा वकील अच्छा है बुरा है आपको कैसे पता? सही बात है। आप किसी भी लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर्स मना तो करते नहीं है केस लेने के लिए, लेकिन उस लॉयर को उस चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज तो है नहीं। उस लॉयर ने ज़िंदगी में कभी आर्मी
कोर्ट मार्शल कभी उसने रन नहीं किया, उसने कभी आर्मी एक्ट नहीं पढ़ा, आर्मी रूल्स नहीं पढ़े, ही इज़ कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल दैट केस. लेकिन सो दैट इज़ वाई यू नो दिस इसमें दैट इज़ वाई द राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन आर एट मैनी टाइम्स कॉम्प्रोमाइज्ड. हालांकि कोर्ट मार्शल्स आर वेरी फेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायस्ड हैं, बायस्ड भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन एटलीस्ट दे आर मच मोर फेयर दैन दी सिविल कोर्ट सिस्टम. जो नॉर्मल सिविलियंस के लिए जो प्रोसीजर होता है उससे बहुत फेयर है मेरी ओपिनियन में कोर्ट मार्शल का सिस्टम. मतलब जो सिविलियन कोर्ट होता है वो किस तरीके से बायस्ड होता है? जैसे पुलिस हैं, हाँ. ये बहुत लोगों पे फॉल्स केसेस बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. किसी ने मुझे एक बार कहा था कि जैसे जो स्टैबिंग के केसेस होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की वो बात कर रहे थे, यार कविश ऐसा नहीं, स्टैबिंग के जो केसेस हमारे पास आते हैं वो 99% झूठे नहीं होते, वो 100% झूठे होते हैं. ओह. सो अब सी पुलिस हैज़ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुलिस इज़ डूइंग अ वेरी हार्ड जॉब. पुलिस वालों को देखिए, उनके आप कभी पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, वो पीछे चारपाई लगा के वहीं पे सो रहे होते हैं कई बार. ठीक है, वो उनकी जैसे आई थिंक दे आर बीइंग पेड फॉर 8 hours ऑफ ड्यूटी और 10 hours ऑफ ड्यूटी एज पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके लिए भी. लेकिन ये है कि एक दिन में 18 घंटे की ड्यूटी है तो उन्हें करनी पड़ेगी भाई, वो मना नहीं कर सकते. तो मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का ना, लेकिन पुलिस का एक उनका जो भी एक चार्टर है, उनका कोई नंबर है, लेट अस से उनको अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना है. उनको ये दिखाना है कि जैसे हमने इस पुलिस स्टेशन में इस महीने में 50 FIR हमें करनी है, या अगर हम 50 करेंगे या 60 करेंगे तो हमें हमारी परफॉर्मेंस का अप्रेजल उस हिसाब से होगा. अब मैं एक पुलिस में लेट अस से मैं टेल मी वन थिंग, FIR दर्ज करना मतलब हुआ कि क्राइम रेट ज़्यादा होना, करेक्ट? सो उल्टा ये होना चाहिए कि FIR जितनी कम होगी वो अप्रेजल होना चाहिए ना. See, it can be both ways. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि FIR ज़्यादा दर्ज करने से उसका अप्रेजल शायद बेटर होगा. हाँ. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. वो उनके अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं. हाँ. लेकिन आप इसको ये समझिए कि उसे ये दिखाना है कि मैंने यहाँ पे कुछ काम किया है. हाँ. मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी क्राइम हो ही नहीं रहा. हाँ. कुछ होते होंगे ऐसे एरियाज, इंडिया इज़ अ गुड कंट्री. ठीक है, वहाँ पे अगर वो दिखाएंगे कि कुछ भी क्राइम नहीं हो रहा, हमने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, तो उसका अब आप बताइए, अगर सी लेटर से 5 पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनका आपस में कंपटीशन है और प्रमोशन होगा 4 का और एक बंदे का नहीं होगा. अब जो उस लेटर से उस डिस्ट्रिक्ट में, अब मैं बहुत वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 ही मान लीजिए 50 पुलिस ऑफिशियल्स हैं ऑफ सब इंस्पेक्टर रैंक. अब उन 50 का आपस में है, उनके प्रमोशन का टाइम आ रहा है, तो जिसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई परफॉर्मेंस दिखेगी ही नहीं, उसको आप क्या प्रमोशन दोगे? यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे एरिया में कुछ एक्शन करने के लिए है ही नहीं, तो आप मेरे को असेस किस चीज़ पे करोगे? बट ये तो अच्छा है ना कि सपोज करो मिस्टर पांडे इज समवेयर DCP या कुछ है और उनके एरिया में क्राइम दर्ज ही नहीं हो रहा है, या क्राइम दर्ज नहीं होना इट्स अ रॉन्ग थिंग, करेक्ट, बट मान लो क्राइम नहीं हो रहा है, तो उस बेसिस पे तो पांडे जी को मिलना चाहिए. करेक्ट. वो ये है कि अगर पांडे जी की वजह से वहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो एरिया ऐसा है वहाँ पे पिछले 100 साल से क्राइम हो ही नहीं रहा है, तो एक्चुअली फिर वो पोस्टिंग ही ऐसी मानी जाएगी कि ये सॉफ्ट पोस्टिंग है. ये उन लोगों को देनी है जहाँ जिनका प्रमोशन हमें करना ही नहीं है. अच्छा, ठीक है, जिन लोगों की प्रोफाइल थोड़ी वीक है, हाँ, विच आर नॉट हाई प्रोफाइल पोस्टिंग्स, बट अ पांडे जी इज एन एम्बिशियस पर्सन. तो पांडे जी दिखाएंगे कि यार अब यहाँ पे चलो, मैं 2 बंदे ये थोड़े क्रिमिनल टाइप हैं, इनके खिलाफ मुझे इनफॉर्मली कंप्लेंट आई है, तो मैं इन दोनों के खिलाफ स्टैबिंग का केस बना देता हूँ. ठीक है, आई एम सेइंग दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी देयर. सो पुलिस ऑफिशियल्स, जुडिशरी ऑल्सो, जो अपने सरकारी वकील हैं, हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एट्सेट्रा, इनको कुछ एक अपना परफॉर्मेंस दिखाना ज़रूरी है. ठीक है, टू गेट अ गुड अप्रेजल, टू शो देयर परफॉर्मेंस. बट इन द मिलिट्री दैट थिंग इज़ नॉट देयर. कोर्ट मार्शल इज एन एडिशनल, इज एन एडहॉक बॉडी. इट इज़ अ स्पेशल कोर्ट convened to try just that one particular accused. वो उसी बंदे के लिए एक अलग से कोर्ट बनाई गई है. वो नॉर्मल कोर्ट नहीं चलती है वहाँ पे. कोर्ट मार्शल इज नॉट अ रेगुलर नॉर्मल रनिंग कोर्ट. उस बंदे का कोर्ट मार्शल खत्म होगा, दैट कोर्ट मार्शल दैट एंटायर हॉल विल बी काइंड ऑफ डिसमेंटल्ड. इन द सेंस वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है. जहाँ पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है वो एक अलग बात है, लेकिन कई जगह एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. वो 2.5 फुट का लगभग होगा. यहाँ पे एक साइड में प्रोसिक्यूशन बैठेगा, एक साइड में डिफेंस बैठेगा, एक साइड में विटनेसेस बैठेंगे, पीछे महात्मा गांधी की फोटो, लेफ्ट में घड़ी लगाई जाएगी वगैरह वगैरह. वहाँ पे जज, एडवोकेट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन सबके प्ले कार्ड्स वगैरह बनाए जाएंगे. ये काम रातों रात हो जाएगा, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में. उसके बाद दैट प्लेटफॉर्म विल बी डिसमेंटल्ड अनलेस यू वांट टू रिटेन दैट प्लेटफॉर्म ओवर देयर. आई एम सेइंग इट इज एन एड हॉक बॉडी एंड नो वन वांट्स टू बर्डन देमसेल्व्स विद रनिंग कोर्ट मार्शल्स. कोर्ट मार्शल इज एन एडिशनल बर्डन. लेकिन ये जो सिविल कोर्ट है इनका ऑलरेडी चलते आ रहा है, और इनको उसमें ब्राइब्स का अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है पुलिस के पास. दैट इज वन गुड पॉइंट.
अगर आप केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रखे हैं, आपने पुलिस ने किसी को भी पकड़ के बंद कर दिया, अंदर कर दिया, अब आप उस पुलिस वाले उस बंदे से 500, 1000, 5000, 10,000, वट एवर इज़ दी योर रेट एंड वट एवर इज़ दी कैपेसिटी ऑफ दैट अक्यूज पर्सन, उसके हिसाब से उसको पैसा मिल सकता है। कोर्ट मार्शल में ये सब नहीं चलता है। इट इज़ अ वेरी 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 प्योर सिस्टम। शायद 100 में से 1000 में से कोई कोर्ट मार्शल में इस टाइप का करप्शन होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% इट इज़ करप्शन फ्री, इट इज़ 99% करप्शन फ्री। वेर एज इन द सिविल स्ट्रीट इट मे बी, आई डोंट नो, अच्छे खासे in a huge number of cases money is being fed to police officials, to judicial staff, to court registry, higher courts में भी बहुत टाइप का पैसा देने की आवश्यकता पड़ जाती है। इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे एक चीज़ बताओ आप, कहते हैं, मतलब मैंने रिसेंटली सुना था कहीं पे कि आपने मर्डर भी किया हो, बट अगर आपका वकील अच्छा है या आपने एक बड़ा वकील कर लिया तो आप निकल जाओगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। पॉसिबल? हाँ जी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट इज़ वेरी मच पॉसिबल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको वाई डू यू नीड टू नो द लॉ व्हेन यू नो द जज। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए बहुत जजेस अच्छे भी होते हैं, बहुत लॉयर्स अच्छे भी होते हैं, बहुत पुलिस ऑफिसर्स भी अच्छे होते होंगे, लेकिन होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, बहुत टाइप की इसमें बातें होती हैं। लेकिन येस इट इज़ पॉसिबल। डिले टैक्टिक्स आर वेरी इजीली पॉसिबल। इंडिया में जो कानून हैं वो अच्छे हैं, लेकिन डिले बहुत हो जाता है। अब ये बहुत डिले तो इसलिए होता होगा ना, इतने सारे केसेस हैं। नहीं, वो भी है। इंडिया में देखिए इस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। हाँ, ठीक है, बात नहीं, अगर जजेस उतने नहीं हैं। करेक्ट मैं ये कह रहा हूँ, अगर सी मैं आपको बता रहा हूँ, लेट अस से कई बार ना हर केस कॉम्प्लिकेटेड इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, हर केस नहीं होता। अब कोई केस है, मैं जानता हूँ, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में लगे हुए हैं, उसकी 2020 में कोर्ट ने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट जो तारीख लग रही है ना, दैट इज़ अ फाइनल हियरिंग। ऑर्डर में लिखा हुआ है इट इज़ फाइनल हियरिंग। अगली बार जो है फाइनल हियरिंग, वो 5 साल से कम वो केस 15 बार लिस्ट हो चुका, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अभी इसकी कोई आसार नहीं है खत्म होने के। तो पॉइंट इज दैट देयर आर सो मेनी डिले टैक्टिक्स पॉसिबल। अगर मान लीजिए एक साइड का वकील नहीं आ रहा है तो जी अगली डेट लगा दी, एडजर्न कर दिया, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद की डेट लग गई। जज साहब के यहाँ कुछ हो गया, एक हमारा ऐसा केस था, किसी जज की डेथ हो, जज की मदर की डेथ हो गई, तो पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की छुट्टी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसकी शोक सभा में जा रहे हैं। पहले आधे दिन की छुट्टी डिक्लेयर की थी शायद, और फिर वो कुछ डिले हो गया तो कहते हैं वो सारे केसेस में डेट लगा दी अगली। सो देर आर सो मैनी डिलेज पॉसिबल। डिले के साथ साथ क्या होगा, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर 5 years, 7 years, 10 years. Then you know various kinds of things can happen. You can abscond, you can run away, various possibilities are there. Point is, see, actually we need to speed up the process. ये बहुत सालों से, सदियों से डिबेट चले आ रहा है, whether justice delayed is justice denied or not. I am saying it is very much justice denied. जस्टिस का ये मतलब नहीं है मैंने आपके 100 रुपये लेके आज भाग गया, आपको 100 रुपये तो चुभ ही रहे हैं। 100 रुपये तो चलो, मतलब मैं आपके 10 लाख रुपए लेके भाग गया, बड़ा रकम, आपको वो तो चुभेगा, अनलेस आप बहुत बड़े अंबानी, टाटा, बिरला हो, मेरे ख्याल से उन्हें भी चुभेगा। लेकिन आपको जो चीज़ ज़्यादा चुभती है वो है आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई। यार इस बंदे ने, ये मेरा फ्रेंड था, मैंने इसे भरोसा किया, मैंने इसको जब जरूरत थी तो मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए। अब ये मेरे से, इसने कहा था कि भाई मैं तेरे को 1 मई को रिटर्न कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रिटर्न कर रहा है। मेरे को अपना सम्मान चाहिए, मेरे को अपनी, आई डोंट वांट टू फील चीटेड, बिट्रेड, डिसीव्ड। मेरी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है, तो अब मेरे को अपनी सेल्फ एस्टीम मेरे लिए प्राइमरी है, और वो 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट वो मिलेगा, वो मेरे लिए सेकेंडरी है। अब आपको ये कब चाहिए, जब आपकी उम्र 80 साल हो जाए, 90 साल हो जाए। इट इज इन माई, अगर हो सकता है कि आपको 10 लाख का इंटरेस्ट मिलाते मिलाते 1 करोड़ मिल जाए, आज से 50 साल बाद मिलेगा, विल यू बी अ हैप्पी मैन? नो। You may get justice after 10, 20, 50 years, but no one is satisfied. See, the process of justice becomes a very painful process. इसमें ना both parties are suffering. Accused is suffering, victim is suffering, complainant is suffering. Only people who are not suffering so much is lawyers. I would say judge is also suffering. क्योंकि जज बेचारे के पास overburdened वो इतना है। हमारे पास एक केस था, there's a एक मैडम की कोई गोल्ड चेन चुरा के भाग गया, दिल्ली की बात है। अब उनके हस्बैंड ने कोर्ट में केस डाल दिया। 2 साल से तो वो केस ख़त्म नहीं हो पा रहा है। अभी तक वो अक्यूज का कुछ अता पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि यार देखो 80,000 रुपये की चेन थी, अब हम रह रहे हैं शिमला में, तो अब हम वहाँ से यहाँ पे बार बार नहीं आ सकते, जाने दो यार, वैसे भी 2 साल तो होगा, शिमला से आएंगे जाएंगे तो 4-5 हज़ार का एक दिन का सही वैसे ही बात है। खर्चा है, और प्लस छुट्टी लेनी पड़ेगी अपने अपने ऑफिस से दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और तो अब हम यार हम मतलब छोड़ दो, जाने दो, वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। अब हम उस केस को विड्रॉ कर रहे हैं, कोर्ट कह रही है नहीं आप विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? बस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यू कम हियर, हमने लिखित में दिया। पुलिस वाले आते हैं बार बार घर पे, हर 3-4 महीने में वो एक चक्कर काटते हैं, शिमला की जो पुलिस है। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट, शिमला नहीं है वो सिटी, बट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो अब वो पुलिस बार बार घर पे आती है, हम पुलिस को हर बार चिट्ठी लिखित में दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, और व्हाट्सएप की कहीं से जज का जो मैडम है उस केस में जज, उनका नंबर भी निकाल लिया, कॉन्टैक्ट से मिल जाता है, मैडम को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया और भिजवा भी दिया और लोगों से। मैडम कह रही है नहीं, यू कैन नॉट विड्रॉ द केस लाइक दिस, क्योंकि वो मैडम प्रोसीजर ऐसा है, मैडम द जज मैडम इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब तक कंप्लेनेंट खुद से सामने आके बोलेगा नहीं, तब तक हो सकता है ये पता चले कि बाद में कि वो जो कंप्लेनेंट था उससे गलती से पुलिस ने उस पर डरा धमका करके कहीं उससे ये लिखवा लिया हो कि मैं केस को बंद करना चाहती हूँ। करेक्ट। तो प्रोसीजर्स ऐसे ऐसे हैं। सो सी वी कैन सिंप्लीफाई आवर प्रोसीजर्स। अब वो मैडम को वहाँ से, मैडम एंड हर हस्बैंड हैड टू कम ऑल द वे फ्रॉम शिमला टू दिल्ली, वेस्ट ऑलमोस्ट 1 or 2 days ऑफ द टाइम। सी वी कैन रिफाइन आवर प्रोसेसेस। आजकल डिजिटल एज में यू कैन हैव ईमेल्स, यू कैन व्हाट्सएप, वीडियो कॉल कर लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन। सो यू नो दिस इज आवर ब्लेसिंग रिसेंट टाइम्स में जो हमें मिली है। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो इतनी आर्केइक हैं, लेटेस्ट से अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कोई एक लेडी आपके खिलाफ एफआईआर कर देती है कि इस लड़के ने मेरा रेप अटेम्प्ट किया है, आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप पहले, और आप उस पूरे पिछले 1 महीने से आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो लड़की कह रही है इसने 15 अप्रैल को मेरा रेप अटेम्प्ट किया, आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मेरा वीज़ा देख लो, मेरा पासपोर्ट देख लो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो। पुलिस कहेगी नो सॉरी, आई डोंट केयर, कम टू इंडिया, शो मी दैट यू वर इन ऑस्ट्रेलिया, देन वी विल लिसन। यार इस केस में यू कैन सिंपली शो एन ईमेल, ईमेल में आपने सारी फोटोज दे दी, आप उसका, अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करा लो फोटोज़ का, यू हैव डिजिटल लैब्स, उसको देख लो कि वो फोटो सच्ची हैं झूठी हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से कंफर्म कर लो इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी से कंफर्म कर लो। व्हाई डू यू वांट टू कॉल दैट पुअर फेलो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूके, फ्रॉम कनाडा टू इंडिया? दिस इज समथिंग विच, अगर इसमें लेजिस्लेटिव इंटेंट है हमारे पास, अगर हमारे जो पार्लियामेंट हैं, जो हमारे कानून बनाते हैं, if they can pass a law, if they can make a simple amendment in the laws and procedures like this, it can hugely reduce the number of cases pending. 5 करोड़ केसेस तो पेंडिंग इसलिए ना क्योंकि आपने ऐसी फालतू की चीज़ पे पहले केस रजिस्टर कर लिया। सो 80-90% केसेस बीइंग फाइल्ड बाय women आर फॉल्स दीज डेज। आप ऐसे स्टूपिड केसेस को रजिस्टर क्यों कर रहे हो? लेट देम बी डिसमिस्ड एट द वेरी इंसेप्शन। आपको उतने जजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उतनी पुलिस फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर अगर पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं करेगी तो फिर बोलेंगे कि पुलिस केस नहीं रजिस्टर्ड करती है। तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए ना, जो सामने सामने दिख रहा है कि भाई इस बंदे ने किया हो ही नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। मैं उस समय वहां पे था ही नहीं फिजिकली, सी टू कमिट रेप। बट फिर पुलिस कहेगी ना कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये आपको साबित करने के लिए आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में साबित करो कि तो नहीं वो है। ईमेल, अदरवाइज फिर वो पुलिस वैसे ही एक डार्क जोन में रहती है पब्लिक की निगाहों में। नहीं, पुलिस के पास जैसे जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस हैज द पावर टू टेक एक्शन और नॉट टू टेक एक्शन। एक्चुअली पुलिस इज बाउंड टू टेक एक्शन। अच्छा, लेकिन वो कभी कभी मतलब डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट द पॉइंट इज लेट द जज बी सेंट टू द जज, लेट द ईमेल बी सेंट टू द जज। आई विल सेंड दैट ईमेल टू द जज विद अ कॉपी टू द पुलिस। करेक्ट। जितने भी लोग कंसर्न्ड हैं, और अगर आपको मेरे ईमेल में डाउट है, यू हैव यू नो एम्बेसीज, नो इंडियन एम्बेसडर से आप पूछ लो जो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलियन यहाँ से उनसे पूछ लो, व्हाई डू वांट टू कॉल दैट पुअर फेलो फ्रॉम देयर टू हियर, यू नो, बर्न lakhs of rupees on that. This is why Atul Subhash committed suicide. अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे एक वकील है, उसके पास कोई आया अपना केस लेके, तो क्या एक वकील को पहले इंटरेक्शन में पता चल जाता है यार ये बंदा गिल्टी है या नहीं है? और अगर उसको जब पता भी चल जाता है, सपोज ही इज़ गिल्टी, द क्लाइंट इज़ गिल्टी, तो कैन ही से नो टू दैट क्लाइंट? See, any lawyer can say no to any client. Okay? इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लीगल एथिक्स एक इशू है, लेकिन पहली मीटिंग में पता चलना या ना पता चलना, इट्स नॉट वेरी इजी।
इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स. पहली बात, कितनी लंबी मीटिंग है. ठीक है, अगर 5 मिनट की मीटिंग है तो द क्लाइंट में बी एबल टू हाइड. सेकेंडली, क्लाइंट कितना अच्छा ड्रामा कर सकता है. सम पीपल आर एबल टू डू अ गुड अमाउंट ऑफ ड्रामा ऑल्सो. लेकिन एक सीजनड लॉयर को पता चल जाता है, especially after a few rounds of interaction, especially after going through the documents, easily पता चल जाता है. जैसे हमारी आर्मी में जब हम मेंटेनेंस अलाउंस के केसेस और मेट्रीमोनियल डिस्कॉर्ड के केसेस की जब फाइल्स देखते थे, तो 2-3 साल बाद ऐसा था, फाइल की ऑलमोस्ट शक्ल देखने के 1-2 पन्ने पलटने के बाद पता चल जाता है कि कौन इस केस में सही है, हस्बैंड की तरफ से सही है या वाइफ के तरफ से सही है. लेकिन ये जो बात है, जो मैं लीगल एथिक्स की बात कर रहा था, ये इसमें देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी आई थिंक इनअप्रोप्रिएट. वो ये है, लीगल एथिक्स अभी अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं. अंग्रेज़ों की बनाई हुई काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत घटिया हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत वाहियात हैं, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद देम. एक चीज़ ऐसी है कि जो हमारे देश के लुटेरे थे, जैसे कि डलहौजी, वो लॉर्ड डलहौजी हैं. ये वो लुटेरा आदमी था जिसने वो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बनाई थी, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई और उनके सारे जो टाइम के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. और इतना बड़ा हमें रेवोल्यूशन हमने किया कि अगर कोई राजा अगर बिना विदाउट एन एयर, इफ़ ही डाइज इंटेस्टेट, देन द इंटायर राज्य विल बी टेकन बाय द ब्रिटिश. ये वो आदमी है. और हम इसको लॉर्ड डलहौजी, वो अंग्रेज़ कहते थे, लेकिन उन्होंने एक सिटी का नाम रखा लॉर्ड, उसके लॉर्ड डलहौजी के नाम पे डलहौजी, और वो आज तक वो डलहौजी नाम से चल रही है वो सिटी. मैं हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो एटलीस्ट देयर इज पक्ष एंड विपक्ष. इसमें देयर इज नो विपक्ष. एवरीवन इन इंडिया नोज दैट डलहौजी वाज नॉट अ गुड मैन फॉर इंडिया एटलीस्ट. सो वी शुड नॉट बी कंटिन्यूइंग विद दोस ट्रेडिशंस. नहीं, आप चिंता मत करिए, योगी जी अगर देख रहे होंगे बाबा, तो बाबा चेंज कर देंगे इसके बाद. उसमें कम से कम एटलीस्ट देयर हैज, जैसे अब ये गांधी फैमिली वर्सेस बीजेपी वगैरह, इसमें कम से कम कांग्रेस इज सेइंग दिस पर्सन इज राइट, बीजेपी सेइंग दिस पर्सन इज रॉन्ग. एटलीस्ट देयर इज कंट्रोवर्सी. बट इन विल यू एवर अपने घर के बाहर आप लगाओगे हिटलर होम, डायर जिसने जलियांवाला बाग में हज़ारों की भीड़ में गोलियां चलवाई, क्या मतलब हम पंजाब को बनाते हैं डायर सिटी के नाम से. सो इट इज़ एज स्टूपिड एज दैट. अब अंग्रेज़ों के बनाए हुए कुछ लीगल एथिक्स मैं आपको बताता हूँ. लीगल एथिक्स ये हैं कि अगर कोई भी मर्डरर है, रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, वो आपके पास आया तो आपको उसे मना नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ लॉयर. उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सी, अगर कोई, इसकी वजह से क्या होता है, पहले मैं इसका वो मतलब एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन बाद में हम कर सकते हैं, मैं बहुत लोगों से करता हूँ इसमें. इसकी वजह से क्या होता है, जो बंदा गलत होता है ना, वो सोचता है मैं कुछ भी गलत करूँ वकील तो मिल ही जाएंगे. सी, अगर ज़्यादा बड़ा मैंने क्राइम कर रखा होगा तो मैं ज़्यादा बड़ा वकील कर लूँगा. आई कैन पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई विल गेट द बेस्ट लॉयर्स इन द टाउन. तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं शहर का गुंडा हूँ. पहली बात, इससे गुंडावाद फैलता है, गुंडागर्दी. क्योंकि अगर लॉयर आपको हर एक चीज़ से बचा के निकाल ही सकते हैं तो यार किस चीज़ का डरना है? मर्डर करो, रेप करो, डकैती करो, जो मर्जी में करो. एक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको कहते थे पल्यूटर पेज. अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप मान लीजिए बॉम्बे में एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, उससे पोल्यूशन फैल रहा है, पहली बात आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए. लेकिन अगर मान लीजिए आपने इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं, 2-3 साल 4 साल बाद पता चला कि यार आपने इतना टन्स ऑफ धुआं आपने एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया है, कोई रिपोर्ट में साबित हो गया, तो आपको उसके बाद उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा कोर्ट में, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी इसका क्वांटम हो, जो भी कोर्ट ने बताया. इसका थोड़े टाइम में क्या हुआ, उल्टा हो गया. इसका हो गया पे एंड पल्यूट. ये सिस्टम बन गया कि ठीक है, हम धुआं निकालेंगे हवा में, हम पूरे वातावरण को खराब करेंगे, जंगल काट देंगे, हम उसको जुर्माना भर देंगे. तो हमने अपना मैथ्स कर लिया. मैं इस पूरे ऐसा करता हूँ, इस एरिया के पेड़ों को सबको सफा कर देता हूँ इलीगली, उसमें क्रिमिनल केसेस वगैरह चलेंगे, उसको हम हैंडल कर लेंगे. इससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 50 करोड़ का, और मैं वहाँ जाके कोर्ट में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए वहाँ पे जुर्माना भर दूंगा. सो इट इज़ फाइन. पॉइंट इज दैट वो उल्टी गंगा नहीं बहानी है. ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज अ लॉयर इज अवेलेबल यू कैन कमिट एनी क्राइम. तो जिस चीज़ में देखो, अगर आपके माइंड में डाउट है, लॉयर के माइंड में, कि यार ये बंदे ने शायद किया भी हो सकता है मर्डर, शायद नहीं भी किया हो सकता है, अगर लॉयर के माइंड में एक्चुअली डाउट है आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तब तो उसको डिफेंड करना ठीक है. लेकिन अगर 100% क्लियर है कि यार इसमें इस बंदे ने गलत काम किया है, और आप फिर भी उसे डिफेंड कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, तो वो चीज़ गलत है. क्योंकि यू हैव टू थिंक ऑफ द अदर पार्टी ऑल्सो. इसकी वजह से देश में सुसाइड्स हो रहे हैं, ये जो अतुल सुभाष टाइप केसेस, ठीक है, इसकी वजह से जो इनोसेंट व्यक्ति है, जो सही है,
जिसके हक मारे जा रहे हैं, वो 5, 10, 15, 20 सालों तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और उनका लाखों रुपए का खर्चा होता है और पूरे खानदान बर्बाद होते हैं। मैं अतुल सुभाष केस पे आता हूँ सर। मुझे एक चीज़ बताइए, अतुल सुभाष केस पे ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ पे ही एलिगेशंस थे, एक जज पे भी थे। करेक्ट। बट जब बैंगलोर में एफआईआर दर्ज की गई, जज का नाम नहीं था एफआईआर में। इट इज़ नॉट ईजी, जजेस के खिलाफ एक्शन लेना आसान थोड़ी है। एंड क्या ये होता है कि पैसे दे करके डेट्स लेना? एंड देखिए, मैंने होते हुए देखा है, हाई है। कोर्ट्स में भी देखा है, पैसा लेकर के। अब एक केस था हमारे पास, उसमें काफ़ी ढिलाई भी थी। सरकार के जो सिस्टम है उसमें काफ़ी ढिलाई होती है। एक हमारे सरकारी वकील थे, उन्होंने ओपन कोर्ट में बोला कि माय लॉर्ड्स, द इंडियन आर्मी हैज़ नॉट फॉलोड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्मी का वकील ओपन कोर्ट में आर्मी के अगेंस्ट बोल रहा है। मैंने वो बात रिपोर्ट करी कि यार ये क्या मजाक है। आई रिपोर्टेड इट टू ऑल कंसर्न्ड, कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। मैं उस समय आर्मी में ही था। मतलब आपका वकील आपके खिलाफ कैसे बोल सकता है? एक और तो मतलब जब ढिलाई चल रही होती है तो वहाँ पे एक और केस था, उसमें एक दूसरा ऑफिसर है, वो उसने इलीगली एक घर पे कब्जा कर रखा था उस ऑफिसर ने, और उसकी हर वेंसडे को डेट लगती थी, लेकिन कभी मैटर सुनवाई कभी नहीं होती थी। सेटिंग कर रखी है, ठीक है। अब सेटिंग के बहुत लेवल्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सिस्टम इज़ करप्ट। बहुत, मेरे ख्याल से जुडिशल सिस्टम काफ़ी सारे सिस्टम से बेटर होगा जो बाकी सारे सरकारी महकमे होते हैं, कईयों से बेटर नहीं भी होगा, लेकिन इसमें आपकी सेटिंग के काफ़ी लेवल्स हो सकते हैं। रजिस्ट्री से सेटिंग कर सकते हो। जुडिशरी कैसी चीज़ है ना, इसका 10% भी खराब होना बहुत गलत है। करेक्ट। उससे क्योंकि इम्प्लीकेशंस नेशन वाइड हो जाते हैं। उसका आप ज़रा सा आपने कुछ किया, वो पूरे देश भर में उसकी। करेक्ट। कैसे सेटिंग कैसे होती है? क्लर्क से सेटिंग कर लो, रजिस्ट्री से सेटिंग कर लो, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो जज साहब से खुद सेटिंग कर लो। इट इज़ मतलब जज साहब से देखिए सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। एंड यू हैव टू अतुल सुभाष के केस में उस वीडियो में उसमें तो देयर इज प्लेथोरा ऑफ एविडेंस। अतुल सुभाष इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, आप ये बात जाके पूछ लीजिए, वहाँ पे हर एक बच्चे को बात पता है कि वो बंदा करप्ट है, माधव। उसको ये बात जगत जाहिर है कि वो बंदा पैसे लेता है, इट इज़ नोन टू एवरीवन। तो इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, यू कैन गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। सेटिंग्स हो जाती हैं इस तरीके से, इट इज़ नॉट वेरी इजी बट इट इज़ डूएबल। तो इसको कैसे, आपको क्या लगता है इसको कैसे ठीक किया जाए? और दूसरा मेरा सवाल है, अगर मान लीजिए एक आम आदमी के खिलाफ किसी भी तरीके की रिपोर्ट होती है तो उसको सबसे पहले थाने पहुंच के क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले थाने पहुंचना ही नहीं चाहिए। देखिए, आपको ना ज़रूरत है आपके घर में एक बढ़िया डॉक्टर होने की। घर में नहीं भी हो सकता है तो आप एक ऐसे किसी से मित्रता करिए, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू हैव अ फैमिली लॉयर whom you can trust। सी, अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है, आप प्लीज़ खुद मत कोशिश करिए, डॉक्टर के पास आपको सहायता लेनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कोई लीगल प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड, हम भी यूज़ करते हैं, गूगल इज़ वेरी गुड, आई ऑल्सो यूज़ इट डेली, बट यू शुड गो टू अ लॉयर, ठीक है। आप अपने वकील खुद ना बने तो मच बेटर है, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो गई ना, पुलिस में आपने जाके कोई एक बात बोल दी और वो आपके लिए ओवरऑल लीगल स्ट्रैटेजी के अनुकूल नहीं है, देन यू विल हैव टू इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। यू हैव टू चॉक आउट अ होल लीगल स्ट्रैटेजी। सपोज एक आदमी घर पे है, उसको पुलिस उठा के ले गई, तो फिर क्या करें? पुलिस, देखिए पुलिस वाले अपने घर में बताने का मौका देते हैं। अच्छा, बिल्कुल मौका मिलता है। इसके बाद केसेस हैं, ठीक है, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी है, और भी बहुत सारे इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो पुलिस आपको मौका देगी कि भाई अपने घर पे कम से कम बता दो। एक्चुअली पुलिस वाले नहीं तो खुद बता देंगे। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। यू कॉल अप योर नेक्स्ट ऑफ कैन, योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, फ्रेंड, वाइफ और योर लॉयर इफ़ यू हैव अ लॉयर। अदरवाइज आप ये देखिए, आपका विश्वसनीय वकील कौन हो सकता है? कौन आपके हिसाब से ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा नहीं देगा, आपको मिसलीड नहीं करेगा? देखो, पैसा तो लेगा वकील, अब अगर आपको फ्री में कराना है देन इट इज़ अ बैड मेंटालिटी। अगर आपके पास वाकई आप इतने दरिद्र हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, देन इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। उस केस में आपको स्टेट लॉयर मिलता है, सरकार की तरफ से फ्री का वकील मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप एक वकील की फीस दे सकते हैं, यू शुड स्पेंड सम मनी, ओके। आई एम नॉट सेइंग यू गेट एन एग्जॉर्बिटेंट लॉयर, बट यू शुड बी हैविंग कॉन्टैक्ट्स विद 2, 3, 4, 10 लॉयर्स हु कभी जब जरूरत पड़े तो काम आ सकें, ठीक है। आप अगर अपना खुद से करेंगे, मे बी आप 2-4 हज़ार 10,000 रुपये बचा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बाद में निकलेगा। अगर आप पानी को मुट्ठी में बंद करेंगे ना, पानी निकल ही जाएगा।
अगर आप पुलिस के लफड़े में फंस रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पैसा 100% खर्च होगा। अल्टीमेटली आप पुलिस को ब्राइब्स दोगे, या कोई माधव टाइप क्लर्क को ब्राइब दोगे, या आप जज को अप्रोच करोगे। इसमें यह है कि अगर आप कैंसर को फर्स्ट स्टेज में ट्रीट करवा लेते हैं, आपका बचने का भी चांस है और खर्चा भी कम होगा। कैंसर अगर फोर्थ स्टेज में हो गया ना, तो आप मरोगे भी मोस्ट लाइकली और खर्चा भी ज़्यादा होगा। जो स्टार्टिंग में ही यू अप्रोच अ लॉयर, आस्क देम, चॉक आउट अ प्रॉपर लीगल स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर एक बार अनफॉर्चुनेटली इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर कोई ऐसी लीगल कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ स्टार्ट हो गई, तो आप लगा लो कम से कम 1-2 साल तक, 5 साल तक चलता रहेगा मामला, और ज़्यादा, और मतलब किस्मत है तो। और अगर आपको जितना जल्दी ख़त्म कराना है, तो भाई जल्दी से जल्दी वकील साहब के पास जाइए, उनसे कहिए कि पूरी ओवरऑल इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको स्ट्रैटेजी का इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कई लोग हमारे पास फ़ोन करके बताते हैं यार कि मेरी वाइफ धमकी दे रही है कि मैं आपके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल करूँगी। डिवोर्स से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब डिवोर्स सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान टूट पड़ा उस बंदे के लिए, क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो सिर्फ डिवोर्स का केस नहीं फाइल करेगी भाई, वो आपके खिलाफ अननेचुरल ऑफेंसेस का केस फाइल करेगी, ठीक है, वो आपके खिलाफ क्रूअल्टी का केस फाइल करेगी, वो आपके खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट का केस फाइल करेगी। वो ये कहेगी चाचा ने, भाई ने, ताऊ जी ने मेरा रेप करने की कोशिश करी, मेरे को मोलेस्ट किया। घर के परिवार के 15 लोगों का नाम लिखाएगी, जिसकी उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी, उसका नाम लिखाएगी कि इस बंदे ने मेरा रेप करने की कोशिश करी है। सो दैट डिवोर्स केस इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब इस केस में जब अतुल सुभाष टाइप आपके ऊपर 4, 5, 6 केसेस चल रहे हैं, आपको एक ओवरऑल लीगल स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। लाइक व्हाट मिस्टेक वाज डन बाय अतुल सुभाष? He thought I'm a well-educated man. I'm smart. I'm an engineer. He was a techie. He was a smart guy. So he said, I have not done anything wrong. I have the evidences. What can she do to me? देखिए, जीत हमेशा लीगल चीज़ों में, कानूनी चीज़ों में उसकी नहीं होगी जो सही है। सत्यमेव जयते कहने में, बोलने सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। सत्यमेव जयते नहीं होता। सत्य की जीत हमेशा नहीं होती है। जीत उसकी होती है जिसकी स्ट्रैटेजी बेटर है, जिसने पहले एक्शन लिया है, जिसने प्रॉपरली, जैसे अतुल सुभाष की वाइफ ने उनके ऊपर 4-5 केस फाइल कर रखे थे। अतुल सुभाष को इसके बदले में करने की क्या आवश्यकता है? अपने काउंटर केसेस फाइल करें। हैरेसमेंट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एक्सटॉर्शन, ओल्ड एज के उनके पेरेंट्स हैं तो सीनियर सिटीजन्स के थ्रू केसेस फाइल किए जाएँ रिकवरी के लिए। सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज, कॉम्पेंसेशन, इस टाइप के सारे केसेस अगर अतुल सुभाष फाइल करेंगे, दूसरी पार्टी पे भी आपको दबाव बनाना पड़ेगा। देन दैट पार्टी विल अंडरस्टैंड दैट हाँ, मेरा भी कुछ नुकसान हो सकता है, लेट मी नेगोशिएट, लेट मी कम टू टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इसको आउट ऑफ कोर्ट निपटा लेते हैं। आपको पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। आपको अपना कुछ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ केस इट इज़, आपको अपना एक थोड़ा उसके लिए पैसा सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड दैट मनी, नहीं तो अल्टीमेटली वो निकलेगा वो पैसा। बिकॉज व्हाट मोस्ट पीपल डू इज़, सी इंडिया में एक और समस्या ये है कि हम ना सर्विसेज के लिए पैसे देने के लिए वी आर नॉट विलिंग। आई एम विलिंग टू गिव मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, गुड्स। मैं माइक खरीद रहा हूँ आपसे, इसके लिए मैं आपको दे दूंगा खुशी खुशी 1000 रुपये, 1000, 5000, 50,000 जो भी इसकी वर्थ होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कंसल्टेशन ले रहा हूँ कि ईशान जी मुझे बताइए कि मेरे को ये कौन सी कंपनी का माइक है, जो भी कंपनी है, एक है, मेरे को मेरी नॉलेज कम है, बोस है, फलाना कंपनी है, अमरन कंपनी है, ईशान भाई मुझे बताइए, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, कि मेरे को कौन सी कंपनी का माइक खरीदना चाहिए, और आप कहेंगे कि कविश आप इस कंपनी का माइक खरीद लो, तो आई एम नॉट विलिंग टू गिव यू इवन 500 रुपीज़ फॉर दैट कंसल्टेशन। दैट इज़ रॉन्ग। करेक्ट। अगर आपकी माइंडसेट ये है तो इसी वो बंदा प्रोफेशनल है, यू हैव टू ऑनर हिज टाइम एंड हिज रिसोर्सेज। मे बी वो उसने नॉलेज गेन करने में, आपने, हो सकता है कि उस कविश ने वो नॉलेज गेन करने में हो सकता है 5 लाख रुपए खर्च किए हों, कहीं कोई कोर्स किया हो, LLM किया हो, कोई फलानी डिग्री करी हो। ही मे बी हैविंग अ स्टाफ, आई एम रिक्वायर्ड टू पे टू माई स्टाफ, दे आर रिसर्चर्स फॉर मी। तो मेरे को जो चीज़ नॉलेज ऐसी पता है वो ऐसे ही नहीं पता है, उसके पीछे एफर्ट लगा है, टाइम लगा है, पैसा भी लगा है। सो अनलेस यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मनी, अब लोगों को लगता है कि यार मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, मैं उसको वकील को फ़ोन करके उसका 1 घंटे तक उससे बात भी कर लूँ और कुछ पैसा भी ना देना पड़े, ऐसा नहीं होगा। देन यू आर ठीक है, आपका वो पैसा बाद में खर्च होगा, मे बी जब हवालात में गुजारोगे 4-6 दिन, 10 दिन, देन यू विल एंड अप स्पेंडिंग दैट मनी। कवि जी, जब आपकी टीम से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया आप मेजर हैं एंड यू आर एन एडवोकेट, बट वाइल डूइंग अ रिसर्च मैंने डिस्कवर किया यू आर अ गुड सोशल वर्कर ऑल्सो। I try to do whatever little I can do. So I just want to know a little bit about that case that you have done for that little girl child. बताइए ना प्लीज़। हाँ जी, तो इस बच्ची का नाम है जयश्री। ये थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था क्योंकि कई लोगों ने इसके बारे में
कंटेंट बनाया सोशल मीडिया पे, उनके फादर की प्रशंसा करने की बहुत आवश्यकता है, कॉर्पोरल प्रशांत सिंह यादव। उन्होंने बहुत मेहनत करी। ही वेंट टू द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। मुंबई भी वो आए, सोनू सूद से मिले, राजपाल यादव से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें इसमें फंडिंग दिलाओ। उससे पहले हमसे भी मिले थे, तो आई फाइल्ड अ केस फॉर हिम इन द सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद माई टीम। मेरी टीम ने उनसे उस केस में बहुत मेहनत करी एंड हमें पता था कि तो वो बच्ची है, उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी है। उस समय उस बच्ची की एज थी 11 महीने। हमने सोचा हम इनसे क्या ही पैसे मांगेंगे ऑब्वियसली। सो आई एंड माई टीम, मेरी टीम में लोगों ने बहुत मेहनत करी उसको केस को फाइल करने के लिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। ऑब्वियसली वी डिड नॉट आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम हिम एंड वी रिक्वेस्टेड वन सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल शंकर नारायणन। वो फ्री में उनके लिए एक हियरिंग में अपीयर भी हुए। वी ब्रीफ द मैटर to Gopal sir. So the matter is that the girl child is suffering from spinal muscular atrophy. She will not be able to survive for even 2 years. जिसमें से 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2023। She completed 1 year on 31st December 2024. So we met Prashant ji in October, November, and we filed that case for him. So the issue is that unless she gets a Zolgensma gene therapy, 1 dose of this drug, which will come from Novartis company in California, unless she gets this, इसकी वर्थ है 1.7 मिलियन $, इंडिया में 14 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये पैसा हमें जमा करना था। इसमें एयरफोर्स के व्यक्ति हैं, एयरफोर्स से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, एयरफोर्स से नहीं मिल पाया ड्यू टू सम पॉलिसीज़ विच आर ऑब्वियसली रॉन्ग। क्योंकि जब एक कोई फ़ौजी बंदा अगर अपनी जान को दाव पे लगाता है, एयरफोर्स के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने अपनी जान गंवाई है अभी आई थिंक 3 अप्रैल को। उन्होंने अपने को पायलट को प्लेन से उतारा और ऐसी जगह में जाके प्लेन क्रैश किया है जहाँ पे आबादी नहीं हो, जिससे समाज के लोगों को उनकी जान माल को हानि ना हो। लेकिन उस ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी। तो उस ऑफिसर की जान की देश क्या कीमत लगाएगा मुझे नहीं पता। मेरी नज़रों में किसी भी जान की कीमत हज़ारों करोड़ से कम की नहीं है। मतलब इट हैज़ नो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आप सिद्धार्थ यादव के पेरेंट्स से जाके पूछ लीजिए, उनकी जो वो मंगेतर थी उनसे जाके पूछ लीजिए, कितने हज़ार करोड़ में वो अपने बच्चे को बेचने के लिए तैयार हैं। तो जब एक फ़ौजी बंदा अपने जान की कीमत लगाता है, एक और विंग कमांडर सम petty officer or someone had also, I am not petty officer, एक कोई पैराट्रूपर थे शायद, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, उनकी भी पैराशूट उनका नहीं खुला है and he has lost his life just couple of days after flight lieutenant Siddharth Yadav. So I am saying when our armed forces are working in such conditions, knowing that their lives are at stake, knowing that, see, when we get commissioned or when we get recruited into the armed forces, we take an oath by the Constitution of India. हम ये कहते हैं, I will go by land, sea or air wherever I am ordered by any officer set above me, even to the peril of my life. अपनी जान को खतरे में झोंक करके भी मैं आगे जाऊंगा, भले ही मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। आर्मी का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं आगे बढ़ो, गोली चलाओ। जैसे आपने मूवीज में देखा हो, बॉर्डर मूवी, लक्ष्य वगैरह में, उसको पता है सामने से पाकिस्तान की फौज आ रही है, वो भी गोली चला रही है, ये भी गोली चला रही है, मरेंगे ही मोस्ट लाइकली, अच्छी खासी लाइकलीहुड है कि मरेंगे, फिर भी वो जाते हैं ना आगे। सो द फौजी या पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी सिचुएशन पुलिस फोर्सेज, दे आर ऑलवेज पुटिंग देयर लाइव्स ऑन द लाइन। तो अब अगर किसी फौजी बंदे को अपनी बच्ची को बचाने के लिए 14 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की आवश्यकता है, तो देश उससे पीछे हट रहा है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। जो फ्री इलाज का एक एंटाइटलमेंट होता है सरकारी नौकरियों में, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेज में, उसमें कहीं कोई कैपिंग नहीं है कि आपका 2 लाख तक का इलाज होगा तो हम करेंगे फ्री में, 10 लाख तक का होगा तो हम फ्री में करेंगे। नहीं, 10 करोड़ का भी है, आपकी लाइबिलिटी है। क्योंकि जो वो बंदा डेली अपनी जान को जो दाव पे लगा रहा है ना, वो तो ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइफ तो 14 करोड़ की है, मेरी लाइफ की कीमत तो 1000 करोड़ की है। सो एनीवे द एयरफोर्स कुड नॉट और डिड नॉट गिव any possible support to that child, which they should have done. With all due respect to Air Force and to the armed forces, I am as big a fan of Indian armed forces as anyone else. But जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत कहता हूँ। Armed forces are much better than other organizations in India, far better than the judicial system, far better than the
इंडियन लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, अदर गवर्नमेंट सेटअप्स उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं, लेकिन कुछ गलतियां आर्म फोर्सेस करती हैं. पॉलिसी डिसीजंस आर रॉन्ग, सम पॉलिसीज आर रॉन्ग, दे नीड टू बी अमेंडेड. सो उस बच्ची के लिए हमने जो वो केस फाइल किया, एंड वी गॉट अ फेवरेबल ऑर्डर. देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हिमसेल्फ had to appear by order of the court, because the Supreme Court requested the assistance of the Attorney General of India. Attorney General of India इंडिया के नंबर 1 लॉ ऑफिसर होते हैं, टॉप मोस्ट. Solicitor General of India is rank 2. Attorney General of India is rank 1. I mean the senior most in the terms of official hierarchy. तो वो उसमें appear हुए. So anyway, we filed that case. That case is still going on. हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी फौजी लोग हैं जो कि actually deserving हैं, we try to do whatever we can do for them, you know, without any compensation in terms of money. तो फिर आपने so you guys generated that amount? No. See, so I put out appeals on social media. Whatever podcasts I went to, and I made my own videos and I put them out on social media, and I requested everyone to donate. और भी बहुत लोगों ने similar content बनाया. कर्नल भारवान हैं, उन्होंने he put out a video. Many other people put out videos, and so ultimately but substantially due to that favorable court order from the Supreme Court, which was reported in Times of India and many other leading newspapers in India. So उससे क्या हुआ, उससे ये क्लियर हो गया समाज को, देश दुनिया को, कि यार ये केस फ्रॉड नहीं है. क्योंकि ऐसे बहुत फ्रॉड केस जाते हैं. आप अपने डेली गूगल में आता है किसी भी दुखी से बच्चे की, पीड़ित बच्चे की या लड़की की या लड़के की फ़ोटो होती है कि मेरी बीवी कैंसर से मरने वाली है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. ऐसे बहुत केसेस फ्रॉड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवरेबल ऑर्डर दिया जो कि नेशनल लेवल न्यूज़पेपर में छप रहा है, इट इज़ ऑब्वियस दिस केस कैन नॉट बी अ फ्रॉड. सी कोई फ्रॉड बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो लोएस्ट कोर्ट में भी चला जाए. सुप्रीम कोर्ट में तो जाने से पहले ऑब्वियसली नो वन विल डेयर टू फाइल अ फॉल्स केस ऑफ दिस नेचर इन द सुप्रीम कोर्ट. तो उससे ये हो गया कि ये केस एकदम जेन्युइन है, 100% जेन्युइन. तो उसके बाद लोग बहुत सामने आए. तब तक उनका कलेक्शन मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ समथिंग था. फिर एंड Prashant ji continued making huge amount of efforts. He went to, I think what pushed his efforts was because he went to Aniruddhacharya Maharaj, जो एक spiritual leader हैं. फिर उन्होंने उनसे भी अपील करी. फिर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स ने उसमें डोनेट किया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा ही क्रेडिट सारा ही कलेक्शन हमारी वजह से हो पाया, बट वी could contribute whatever was within our resources. तो उस तरीके से अब वो कंपनी भी they are also good in a way. वो कहते हैं कि अगर आपका क्राउड फंडिंग से आप ऐसे ले रहे हो, आपको कहीं सरकार से हेल्प नहीं मिल रही है या आपको कोई मास लेवल पे डोनेशंस नहीं आ रही हैं, आप खुद से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो हम आपको 9 करोड़ रुपए में वो इंजेक्शन दे देंगे. सो अल्टीमेटली ही कुड मैनेज टू कलेक्ट दैट 9 करोड़ रुपीज़, एंड द इंजेक्शन वॉज एडमिनिस्टर्ड टू द गर्ल चाइल्ड. आई थिंक इट वॉज ऑन 17th of Feb कि जयश्री बिटिया को वो इंजेक्शन लग गया था. मैनी पीपल आर हैप्पी अबाउट इट. वी ऑल्सो हैड अ लिटिल सेलिब्रेशन. हमने सो वी डिड अ केक कटिंग एंड we sent our blessings to the child. We sent a little card for the baby child, and now we are hoping that treatment चल रहा है एम्स से. I hope she will recover and have a normal life. सर ऑन अ लाइटर नोट, आजकल आपको कॉमेडियंस के बड़े केस आ रहे होंगे. आजकल देख रहे हैं आए दिन कॉमेडियंस पे FIRs हो रही हैं. करेक्ट. तो बताइए किसी का केस आया या कुछ आपकी निगाह में? नहीं, मेरे पास, या फिर आपकी व्यक्तिगत धारणा क्या है इसको लेकर के? सो जैसे स्पेशली ये जयश्री वाले केस से रिलेटेड है. एक समय रैना का एक वीडियो मुझे मिला. मैं ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता हूँ. आई एम जस्ट बिजी विद माई लीगल वर्क. तो वो समय रैना कह रहा है वो मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं. समय रैना वही कह रहा है कि कोई 2 महीने का बच्चा है, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए. 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा. ही इज़ रिपीटिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन टू मॉक एट द सिचुएशन. और वो somehow he is trying to say कि यार 2 महीने, जो मुझे उसका समझ आया कि यार 2 महीने के बच्चे पे 16 करोड़ रुपए कौन वेस्ट करेगा. और अगर 2 महीने का बच्चा है मेरा और मेरे अकाउंट में 16 करोड़ आते हैं तो मैं उस बच्चे पे ही क्यों वेस्ट करूँगा. देखो, पहली बात तो जो क्राउड फंडिंग होती है, अगर 16 करोड़ आपके पर्सनल खाते में नहीं आते हैं, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस. अगर आपके पर्सनल खाते में आ रहे होंगे तो कोई आपको डोनेशन देगा नहीं, क्योंकि आप तो भाग सकते हो. ठीक है. तो इस टाइप की क्राउड फंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है. जैसे कि जयश्री केस में इम्पैक्ट गुरु एक संस्था है, उसके थ्रू क्राउड फंडिंग होती है. उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. इट इज़ अ मॉनिटर्ड अकाउंट. उसमें ये फ्रॉड टाइप का इंस्टेंस नहीं हो सकता. तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मेरा पर्सनल अकाउंट में लोगों ने 16 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि ऐसा कोई भी झूठ बोल सकता है.
तो लेकिन अब दिस काइंड ऑफ मॉकिंग एट अ सिचुएशन, यार मुझे नहीं पता कि समय रैना के पास कितनी संपत्ति है। नहीं, बट ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, मतलब आप मेरे हिसाब से आई डोंट नो, अगर 16 करोड़ के लिए, मतलब आपके लिए 16 करोड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने बच्चे से, मुझे नहीं पता आपकी क्या मानसिकता है। मैं मतलब आई थिंक फॉर एनी पेरेंट 16,000 करोड़ हों या 16 लाख करोड़ हों, हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो दुनिया की सारी संपत्ति अगर उसे बेच करके अपने बच्चे को बचाने का एक अगर मौका भी हो, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी मच वर्थ इट। आई डोंट, या मतलब कोई ऐसा हो कि यार ऐसे पता नहीं कौन पेरेंट्स होते होंगे जो, ये मेरे ख्याल से नहीं होते होंगे, बहुत कम होंगे, कि जो सोचेंगे कि यार मतलब ऐसे भी होता है। मैंने कोई स्टोरी सुनी थी कि बहुत साल पुरानी बात है, एक माँ ने अपने बच्चे को 30-30 रुपीज़ में बेच दिया। बहुत ज़्यादा जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, बिल्कुल ही बेगर टाइप शायद होंगे, बट अगर वो क्राउड फंडिंग का पैसा उसी बच्चे को ही बचाने के लिए आ रहा है, देन इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू गो फॉर दैट पर्पज ओनली। बट द पॉइंट इज you cannot mock at a situation like this. Very true. Maybe you have not had a child like that. I had a person in my family who was on bed for 50 years. It is a very painful situation. आप ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसी कॉमेडी इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अंडरस्टूड, सबको कॉमेडी पसंद आती है, आप हंसाओ लोगों को, लेकिन यू कैन नॉट मेक फन ऑफ, मॉक एट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। हम वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो जैशी वाला केस को परस्यू कर रहे हैं ये कहने के लिए दैट दी इनफैक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया हैज सबमिटेड देयर काउंटर एफिडेविट with respect to this. What we are trying to push for now, जैशवी को ऑलरेडी इंजेक्शन लग चुका है, but what we are already trying to push for is that the nation should come up with a policy. They should probably create some fund in which just because you are poor and just because you don't have the resources, your child should not be allowed to die. और इसमें इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग पुअर ऑल्सो। मतलब अगर मेरा बच्चा हो या मेरे घर में कोई भी 14 करोड़ मैं भी नहीं है भाई, आपके पास भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया में मेरे ख्याल से कोई आई डोंट नो, इवन शायद सेलिब्रिटीज़ के पास जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके पास भी 14 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 16 करोड़, ये कौन ला सकता है यार। मतलब बहुत ही अलग टाइप के, जो बिल्कुल ही टाटा अंबानी, मे बी शाहरुख खान, सलमान खान टाइप लोग कितने होंगे इंडिया में? सही बात है, 1000 2000 5000 होंगे शायद। Ultimate VVIPs can also not get that money very easily. So you cannot this joke is about wrong. this kind of things. Yes. सर लास्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एंड मेरा ये सवाल का मोटिव इसलिए है क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं और आपको लॉ की भी समझ है। सर अग्निवीर को लेके आपकी क्या सोच है? अग्निवीर इज़ अ वेरी पैथेटिक स्कीम। अग्निपथ स्कीम है वो, उसमें जो लोग जुड़ते हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। ये बहुत पैमानों से इलीगल है। पैथेटिक तो ये है ही है। 4 साल का प्रावधान बनाया गया है। आई थिंक लगता तो ऐसा ही है ऊपर से देखने में। 5 साल अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कंप्लीट कर लेता है उसे ग्रेचुइटी का एंटाइटलमेंट हो जाता है। तो 5 साल का पॉलिसी, 5 साल के प्रोफेशन को बीट करने के लिए 4 साल का बना दिया। 4 साल में कई लोग वो इक्विपमेंट को सीख भी नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लेटर से, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कोई आपके टैंक हैं या कोई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, कोई एयरक्राफ्ट हैं, जैसे आर्मी एयर डिफेंस में या आर्मी एविएशन कोर में, उसकी अब कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, सॉफ्टवेयर्स हैं। एक वो बंदा अग्निवीर जो 18-19 साल 20 साल का बच्चा है, जिसने शायद कॉमर्स थी जिसके पास, या आर्ट्स का वो स्टूडेंट है, वो, या अगर साइंस स्टूडेंट भी है, वो मेरे ख्याल से 4 साल के अंदर, ये मैंने ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बताया है, वो 4 साल के अंदर वो इक्विपमेंट को ठीक से फंक्शन करना समझ भी नहीं पाएगा। 1 सेकेंडली, कई इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि एक बार में 7-8 लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो उनसे जब तक वो कोऑर्डिनेशन करना सीखेगा तब तक उसके 4 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपकी नौकरी हो गई है 3 साल 6 महीने, आप 6 महीने के मेहमान हो फौज में और आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, क्या आप अपनी जान को दांव पे लगाओगे? आप मेहमान हो उसमें। इतनी ज़्यादा, देखिए, देशभक्ति की बातें बोलनी एक अलग बात होती है। प्रैक्टिकली जब आपको पता है कि मैं 6 महीने बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ और मेरे को उसका दूसरी नौकरी ढूंढने भाई, क्योंकि सरकार ने तो कोई नौकरी गारंटी नहीं कर रखी, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी ऑन स्क्वायर वन। मेरी 21, 22, 23, 24 साल की उम्र हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे को पेरेंट्स का भी देखभाल करनी है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मैं शादी भी करूँगा, मेरे को दूसरी नौकरी देखनी है। अगर मेरे को गोली वोली लग गई, उसका डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन की बहुत वाहियात पॉलिसी बना रखी है 21 सितंबर 2023 को। उसके बाद से लोग ऐसे हैं, उनकी लोगों की टांग कट गई एक बंदे की, उसको भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही। तो गोली वोली लग गई, चोट लग गई, इंजरी हो गई,
डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी नहीं, अपाहिज हो जाऊंगा, दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, मर गया तो वैसे ही ख़त्म है सिस्टम। तो यार मैं किस लिए, वाई विल आई पुट माई लाइफ ऑन द लाइन? डू यू वॉन्ट आवर आर्म्ड फोर्सेज टू बी लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स? इट इज़ नॉट अ दिहाड़ी टाइप काम, ठीक है? वी डोंट वांट आर्म्ड फोर्सेज लाइक दैट। यू शुड नॉट बी सेविंग मनी फ्रॉम हियर। पैसा बचाने के लिए बहुत और तरीके होते हैं। पैसा बचाना है यार, उनसे काटो, मंत्रियों से, जिनके 5 साल का वो एक टर्म कर लेते हैं तो उनकी लाइफ लॉन्ग पेंशन बन जाती है। 5 साल में भी वो काम कितना करते हैं वो सब लोगों को पता है। वेरी ट्रू। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं कोई जनरलाइज पता नहीं इसमें करना चाहिए या नहीं, बट जो जनता की ओपिनियन होती है, और वो बंदा 4 साल करके जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। ऑफकोर्स उसमें सेवानिधि पैकेज है जो एनपीएस से भी बेटर होता है, बट द पॉइंट इज दैट ही हैज़ टू सफर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो ये है कि किस हिसाब से वाहियात हुई। यू हैव टू सेव मनी, कम से कम उसके बाद ये बनाओ कि उसके बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में अब्जॉर्ब किया जाए, कहीं और अब्जॉर्ब किया जाए। देखिए, एक अगर बंदा जो अपना फौज में 4 साल बिता के गुजर रहा है, वो बंदा डिसिप्लिन्ड है, फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, उसने अपने आप को प्रूव किया है, वो पंक्चुअल है, कम से कम नॉर्मल सिविलियन से तो ज़्यादा पंक्चुअल है। आप इन बंदों को पुलिस में ले लो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में ले लो, किसी और सरकारी जॉब में ले लो, पीएसयूज में ले लो, लाखों सरकारी नौकरियां निकलती हैं हर साल, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में ले लो, लेकिन वो भी उन्हें कुछ भी आज की तारीख में कुछ भी गारंटेड नहीं है। ये 2022 में जो अग्निवीरों का पहला बैच गया, 2026 में सारे जाएंगे कोर्ट, ठीक है? जिनको नहीं मिलेगा 75% लोग, या अगर 50% हो भी जाता है अल्टीमेटली, तो काफ़ी सारे इसमें से लोग जाएंगे कोर्ट। इसके अलावा कई पैमानों में स्कीम इलीगल है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में हर एक व्यक्ति को 21 साल की उम्र के बाद शादी करने का मेल को अधिकार है, राइट टू मैरी। अग्निवीर नहीं कर सकते शादी। अगर कोई अग्निवीर 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ है तो 24 साल की उम्र तक जब तक वो सर्व करेगा वो शादी नहीं कर सकता। उसके साथ के दोस्त शादी कर सकते हैं। जो 2021 तक या 22 तक जो सिपाही भर्ती हुए हैं फौज में, वो लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन ये अग्निवीर शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो नॉर्मल सिपाही को पहले जो 90 दिन की छुट्टी लागू होती थी एक साल में, 60 दिन की एनुअल लीव, 30 दिन की कैजुअल लीव, अब अग्निवीरों को केवल 30 दिन की एनुअल लीव लागू है, नो कैजुअल लीव, एंड एनुअल लीव ओनली फॉर 30 डेज। तो पहले 365 दिन में से आप कम से कम 90 दिन अपने घर में बिता सकते हैं। 90 दिन वो सबको मिलता नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी जवान को 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन कुछ भी मिल रहा है, लेकिन कई केसेस में जवान को 90 दिन मिल जाता है, 80 दिन मिल जाता है, लेकिन इसकी तो एंटाइटलमेंट ही 30 दिन की है बेचारे की। सो अब आप ये समझिए, वो बंदा संडे को भी काम कर रहा है, छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है, आज ऐसे महावीर जयंती वाले दिन भी काम कर रहा है, अंबेडकर जयंती वाले दिन भी काम कर रहा है, होली दिवाली दिन भी वो लोग काम ही करते रहते हैं मोस्टली फौज में। तो अब साल में बंदा मुश्किल से अपने घर 2 बार जा पाएगा। इमेजिन स्टेइंग अवे फ्रॉम ए फैमिली फॉर मंथ्स ऑन एंड। 5-6 महीने तक आप अपने घर से दूर हो, फ़ोन आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, एक दिन में 16 घंटे 17 घंटे की आप ड्यूटी कर रहे हो, एक्सट्रीमली रिगरस ड्यूटी, फिजिकली टैक्सिंग, इमोशनली ड्रेनिंग, नो सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन चलाने का यूज़ रिस्ट्रिक्टेड है, नो जूम, नो टिंडर, नो वी चैट, नो टिकटॉक। आप बस काम किए जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपकी फैमिली नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, और साल में आप केवल 4-5 महीने 6 महीने बाद केवल 15-20 दिन के लिए आप छुट्टी जा पाओगे। वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो अब मतलब दिस स्कीम हैज़ टू बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट। आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली एपॉलिटिकल। हाँ, क्योंकि आप लीगल बैकग्राउंड, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी बात में कर हमें रहे हैं। यही सिखाया जाता था, हम पॉलिटिकल बातें बहुत कम करते हैं, और मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट में बहुत, मैं बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट रखता हूँ पॉलिटिक्स में। इट इज़ नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट द नेशन, इट इज़ अबाउट दिस, इट इज़ अबाउट दिस फ्लैग। दिस नेशन हैज़ टू बी डिफेंडेड प्रॉपरली। Where required, we should be attacking also properly, but it cannot be done by दिहाड़ी के मजदूर टाइप people. जय हिंद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी फैमिली को इतना कुछ बताया, मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस सेशन में। सीरियसली मेरी नॉलेज बहुत अपडेट हुई है, एंड सीरियसली थैंक यू। Thanks a lot. एंड शाम को फ्री हैं तो बैठेंगे सर। थैंक यू सर। Thanks.